सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to power minus 7 and 3 into 10 to power minus 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है टू चार्ज स्फीयर में, और जिनके चार्जेस दे रखे हैं 2 into 10 to power minus 7 कूलम एक चार्ज पे है और दूसरे चार्ज पे है 3 into 10 to power minus 7 कूलम। ओके, सो यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि फोर्स रिपल्सिव होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके आगे अगर कोई साइन नहीं दे रखा है इट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में रिपल्सन होती है। सो रिपल्सिव फोर्स तो होगी, लेकिन फोर्स कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सो वी ऑलरेडी नो, आंसर लिख लेते हैं। सो इसमें लिख लेते हैं गिवन। सो Q1 is given, that is the 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and Q2 is also given, that is the 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and distance is also given, that is R is equal to 30 centimeter. Okay, so we can convert it into meter, that is the 30 into 10 raised to power minus 2, and we can also write which is equal to, this is in meter and 0.3 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। So ओके, अप्लाइंग कूलम लॉ। सो वी ऑलरेडी नो कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9, ये वैल्यू होती है। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 आ गई, इंटू द वैल्यू ऑफ Q1 इज 2 into 10 raised to power minus 7. The value of Q2 is 3 into 10 raised to power minus 7 divided by R is, that is the 0.3, R square है, so 0.3. So this is equal to 9, इनको इकट्ठा कर लिया, so 9 into 2 into 3 into 10 raised to power, because बेस सेम है तो ये सारी की सारी पावर ऐड हो जाएंगी। so 9 minus 7 upon 0.3 into 0.3. okay, so 9 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से भी मैंने ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे आ गया 10 into 10 अपॉन यहाँ पे आ गया 3 into 3, एंड दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 7 7 14 एंड 9, सो -5 आ गया यहाँ पे। सो ये 9 बन गया और 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। सो 3 2 6 इंटू 10 raised to power -5, एंड इनकी पावर भी जब ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगी। सो ये आ जाएगा 6 into 10 raised to power -3। फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये न्यूटन में आएगी, एंड बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, सो फोर्स इज रिपल्सिव। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज the electrostatic force on a small sphere of charges 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charges minus 0.8 microcoulomb। तो दो स्फीयर दे रखे हैं, उन पे चार्जेस दे रखे हैं, इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सो यहाँ पे न्यूटन दे रखे, इट मीन्स ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है। ओके, सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में, एंड व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। और सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें कि फोर्स सेकंड स्फीयर पे कितना लग रहा है फर्स्ट स्फीयर की वजह से। सो ऑब्वियसली बात है, फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन दे रखी है। सो जितना फर्स्ट स्फीयर सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा। सो एक स्फीयर अगर 0.2 लगा रहा है तो दूसरा भी 0.2 ही लगाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से क्लियर हो रहा है, 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। सो आंसर लिख लेते हैं। आंसर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन the value of Q1 is given, that is 0.4 microcoulomb. So we can also write it as, that is a 0.4 micro का मतलब होता है that is 10 raised to power minus 6, and Q2 is also given, that is minus 0.8 microcoulomb, that is minus 0.8 into 10 raised to power minus 6 coulomb. So minus चार्ज दे रखा है और प्लस चार्ज दे रखा है, इट मीन्स बोथ चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर। सो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। सो फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है 0.2 न्यूटन। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं,
वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, बट मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ ऑलरेडी गिवन है, सो मैं रीअरेंज कर लेता हूँ. आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन फोर्स. So by putting the value 1/4 pi epsilon naught, we already know the value is 9 into 10 is to power 9. The value of Q1 is 0.4 into 10 is to power minus 6. The value of Q2 is 0.8 into 10 is to power minus 6. ओके, ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव ये देखने के लिए दिया गया है. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0.2. नाउ सेम थिंग कैलकुलेशन करना है, तो जो बेस हैं उनको पहले इकट्ठा कर लो और जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया. सो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 इज टू पावर 9 माइनस सिक्स अपॉन 0.2. अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से पॉइंट्स को हटाना. सो 9 इंटू यहाँ से 4 हटा तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 आ गया, इंटू यहाँ पे भी पॉइंट हटा तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 आ गया. सो 2 था तो यहाँ पे भी पॉइंट हटा तो डिवाइड यहाँ पे 10 आ गया. सो इंटू 10 इज टू पावर 6 6 12 एंड यहाँ पे बन गया -3. सो ये आ गया, दैट इज़ ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 से चला गया. सो और ये 10 से कैंसिल हो गया. सो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 9 ज़ा 144 इंटू 10 इज टू पावर -3 और ये 10 न्यूमरेटर में गया. सो ये -1 हो गया. सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर की. अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ यहाँ से तो ये आ जाएगी. पहले आर स्क्वायर लिख लेते हैं 144 इंटू 10 इज टू पावर -4 एंड आर की वैल्यू यहाँ से आ गई क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ गया 12 इंटू 10 इज टू पावर -2. तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई दैट इज़ इन मीटर. इसको हम 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं. अगर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगी 12 सेंटीमीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. चेक रेशो K² अपॉन GME/MP, दैट इज़ द K. वी ऑलरेडी नो द K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. सो E² दैट इज़ ये चार्ज दे रखा है. G दैट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस. तो पहले ये चेक करना है कि क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है कि नहीं. सो पहले इसी को चेक कर लेते हैं. आंसर, सो Ke² अपॉन G मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द प्रोटॉन. सो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ K इज दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 एंड E² ई मीन्स चार्ज की वैल्यू, चार्ज के बारे में दे रखा है. सो चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो E² था इसलिए कूलम स्क्वायर आ गया. एंड ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो इसका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg -2 एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन Kg में आ गया एंड मास ऑफ द प्रोटॉन मास को Kg में मेजर करते हैं. सो ये Kg इंटू Kg² और ये -2 था तो ये Kg ये यहाँ से कैंसिल हो गया एंड ये C² कूलम स्क्वायर कूलम -2 से कैंसिल हो गया और ये मीटर स्क्वायर से और न्यूटन. इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या पूछा है, लुक अप एट द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इट्स रेशियो. और इनका रेशियो की वैल्यू हमने निकालनी है. ओके, व्हाट इज रेशियो सिग्निफाइज और उसके बाद जो वैल्यू निकल गई उसका मीनिंग क्या हुआ वो भी हमें कैलकुलेट करना है. सो वैल्यू पुट कर लेते हैं. आफ्टर दैट जो रेशियो आएगा उसको देख के हम फिर सिग्निफिकेंस इसका फाइंड आउट करेंगे. सो Ke² अपॉन GME/MP, तो वैल्यू पुट कर दी. K की वैल्यू है 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 इज टू पावर -19. तो ये स्क्वायर है इसलिए दोबारा लिख दिया 1.6 इंटू 10 इज टू पावर -19 अपॉन ये आ गया that is mass of the universal gravitational constant 6.67 into 10 is to power -11 into mass of the electron is 9.1 into 10 is to power -31 into mass of the proton 1.66 into 10 is to power -27. ओके, सो पहले स्टेप है ये बेस जो भी सेम है उनके पावर को ऐड करना और ये नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पॉइंट हटाना है. तो मैंने दोनों ही स्टेप को एक स्टेप में कर रहा हूँ.
सो 9 ये वाला इंटू 1.6, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, इंटू 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, सॉरी यहाँ पे पॉइंट हटा दिया मैंने। सो इंटू 10⁻9 माइनस 19 माइनस ये वाला 19 प्लस 11 माइनस 31, ये वाला प्लस 31 आ गया, क्योंकि ये सारी न्यूमरेटर में चीज़ें जा रही हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 27। ओके, सो ये 31 प्लस 27 58 प्लस 11 68 69 एंड 78। सो ये आ गया, दैट इज़ यहाँ पे भी लिख लेते हैं, साथ में मल्टीप्लिकेशन ये भी है, तो 667, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 100 से इंटू 9.1, अगर इसका भी पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया, एंड 166, अगर यहाँ से भी 2 पॉइंट हटाए तो इंटू 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सो नाउ दिस इज़ क्लियर। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। देखो ये 10 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, 10 10 100, तो ये भी 100 बन गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेशन मेथड, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत टफ और लेंथी हो जाएगी। सो अप्रॉक्स इसको कर लेते हैं। सो 91 को मैं अप्रॉक्स 90 एज्यूम कर रहा हूँ। सो ये 9 10 से कैंसिल हो गया, और 10 जो है वो यहाँ पे इस 10 से कैंसिल हो गया। ओके, सो यहीं तक करते हैं फिलहाल, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो ये आ गया, दैट इज़ 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻78 माइनस 38 अपॉन 667 इंटू 166। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चला गया 2 से 18, एंड ये आ गया, तो इसको भी अप्रॉक्स मैं 84 एज्यूम कर रहा हूँ। सो ये आ गया 4, और ये आ गया 2, सो 21। ओके, सो आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको एज्यूम कर रहा हूँ मैं 668, तो यहाँ पे आ गया ये 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, सो 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, एंड यहाँ पे 2 हो गए, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। ओके, अप्रॉक्स में 168 लेके चल रहा हूँ। सो ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और ये 2 से यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 21। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ द 9, ये बच गया, इंटू 10⁻, यहाँ पे बच गया 40 अपॉन, यहाँ पे बच गया 21 इंटू 21। ओके, ये वाला 9 यहाँ पे कैंसिल हो गया था 90 से, तो ये 9 को अभी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑलरेडी यहाँ पे 90 से कैंसिल हो गया था। सो ये बच गया हमारे पास, दैट इज़ द 10⁻40 अपॉन 21 इंटू 21। एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं बीच में। हाँ, ये वाला 100 छूट गया था, ये वाला 100 को हमने कट नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ 100 बच गया एक, तो एक 100 बच गया, क्योंकि 100 को हमने कट नहीं किया था। ओके, सो 21 इंटू 21 इज़ द 441। सो यहाँ पे एक और ज़ीरो में यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 10⁻39 बच गए, और यहाँ पे बच गया 441। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये अप्रॉक्स 2.3 के आसपास आ जाएगा। सो आंसर इज़ 2.3, बट दिस इज़ द अप्रॉक्स आंसर 2 पॉइंट, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अप्रॉक्समेट ली थी यहाँ पे। एक्चुअल आंसर आपका फ्लक्चुएट कर सकता है, 2.4 और 2.5 के आसपास एक्चुअल आंसर आपका हो सकता है। सो ये रेशो निकाला हमने, ke² अपॉन g, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास का रेशो हम निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर कूलम लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। सो देखो रेशो जो है वो पॉजिटिव में एक वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू 10⁻39 है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, द सिग्निफिकेंस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि ये वाला रेशो जो प्लस में आ रहा है, इसलिए ये वाली फोर्स जो है वो बहुत बड़ी फोर्स है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, आई एम रिपीटिंग द सिग्निफिकेंस अगेन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अगर ये नेगेटिव में आता है इट मीन्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिव में भी 10⁻39 आ रहा है, इट मीन्स ये बहुत बड़ी फोर्स है।
ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1.4 को सॉल्व करते हैं. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड. सो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन है जो कि आपने नोट्स में भी देखा था. सो क्वांटाइजेशन ऑफ का मतलब क्या होता है, दैट इज द क्यू इज इक्वल टू एन ई, चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टोटल चार्ज. सो आंसर लिख लेते हैं इसका. आंसर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ, दैट इज टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to integral multiple of charge on an, जो बेसिक चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज़ द टोटल चार्ज. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट तक ये मूव करेगी. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल. सो ऑब्वियसली बात है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम अगर डील करेंगे सो हम क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को नहीं कंसीडर करते. रीज़न इज़ क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस बहुत बड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 माइक्रो कूलम की ही बात करूं तो इसमें 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. जबकि बेसिक यूनिट अगर माइक्रोस्कोपिक पे बात करूँ, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. तो ये तो बहुत छोटा सा चार्ज है. और ये सिर्फ हम माइक्रो कूलम की बात करें तो उसमें 10⁻30 इलेक्ट्रॉन है. अगर सिंपल 1 कूलम की बात करें तो 6.25 इंटू 10⁻18 और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें भी. ओके, सो इसका रीज़न लिख लेते हैं. सो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन of charge has no practical importance because the charge at macroscopic level is very very large as compared to elementary charge. We already know the value of elementary charge is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सो इसलिए हम क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस नहीं करते, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 1.5 को देख लेते हैं. व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है सो फ्रिक्शन के कारण में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, तो दोनों में चार्जेस देखने को मिलते हैं. सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, तो सेम फिनोमेना अदर पेयर में भी देखने को मिल जाता है. सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कैसे हुए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं. सो इसका रीज़न तो सिंपल है. फॉर एग्जांपल हमने दो ऑब्जेक्ट को रब करने से पहले का टाइम देख रहे हैं, तो रब करने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे. इट मीन्स दोनों पे जो चार्ज था, नेट चार्ज, दैट इज़ ज़ीरो. लेकिन जैसे ही हमने उनको रब किया तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव. सो ऑब्वियस सी बात है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पे ट्रांसफ़र किए होंगे. लेकिन जैसे हमने दोनों का रिजल्ट, दोनों को ऐड किया, तब फिर से रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ गया. इट मीन्स नेट रिजल्ट तो फिर से, और नेट चार्ज फिर से ज़ीरो हो गया. इट मीन्स चार्जेस तो आइसोलेटेड सिस्टम के हमेशा कंजर्व रह रहे हैं. सो ऑन रबिंग द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर.
तो रबिंग के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, जैसे ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू द पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर हो गए ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। द ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सिल्क एंड ग्लास आर न्यूट्रल बिफोर रबिंग, सो जब रबिंग नहीं करी थी तो दोनों ही न्यूट्रल थे, सिल्क भी और ग्लास भी। इट मीन्स आफ्टर रबिंग द टोटल चार्ज ऑन ग्लास एज वेल एज सिल्क टेकन टुगेदर आर वंस अगेन जीरो, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज पहले भी उन पे टोटल चार्ज जीरो था, दैट इज़ द नेट चार्ज, और रबिंग के बाद भी नेट चार्ज जीरो ही होना चाहिए। ओके, सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, तो सेम फिनोमेना हम अलग पेयर ऑफ बॉडीज में देख सकते हैं। दस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो आइसोलेटेड सिस्टम में नए चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। So I hope now this is clear. Okay, so next question, question number 1.6 अभी करते हैं। So question number 1.6 को देख लेते हैं एक बार। So 4 point charges QA is equal to okay, so 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to minus 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square। तो चार चार्जेस हैं और चारों को एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, जो जिसका नाम हमने ABCD रखा स्क्वायर का, और जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो स्क्वायर बना लेते हैं और चार्जेस को रख देते हैं यहाँ पे स्क्वायर पे। सो सपोज दिस इज द स्क्वायर दैट इज ABC एंड D। सो यहाँ पे हमने चार्ज रखा दैट इज A पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम, B पॉइंट पे रखा -5 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पे रखा दैट इज द 2 माइक्रोकूलम एंड D पे रखा दैट इज द -5 माइक्रोकूलम। ओके, वट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो एक चार्ज सेंटर पे रखा है कितना, दैट इज़ द 1 माइक्रोकूलम। बोला कि इस पे फोर्स टोटल फोर्स कितना लगेगा। सो देख लेते हैं। सो दिस इज़ द +2 एंड दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी यहाँ पे, तो रिपल्सिव फोर्स को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया। ओके, दिस इज़ द प्लस एंड दिस इज़ ऑल्सो प्लस, सो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो वो वाली रिपल्सिव फोर्स ये बना दी मैंने। तो ये फोर्स, जितनी ये फोर्स लग रही है उतनी ही सेम फोर्स ये वाली भी है। एंड सेम हेयर, अगर ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो यहाँ पे इट मीन्स ये माइनस है और पॉजिटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, और उस अट्रैक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, और इस वाले अट्रैक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। तो यही देखने से हमें क्लियर हो रहा है कि नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर इज 0। सो वी कैन से दैट इज द नेट फोर्स on square on charge 1 microcoulomb at the center of square having sides 10 सेंटीमीटर इज 0। ओके, तो स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल नेट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स दैट इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व, सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, वाई नॉट। सो बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा कॉन्टिन्यूस कर्व ही क्यों होती हैं, उनमें ब्रेक क्यों नहीं होता। सो इसका रीज़न बताओ। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वाई 2 फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। सो क्वेश्चन नंबर A का आंसर पहले लिख लेते हैं। सो वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, और इसकी डायरेक्शन भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो हम डायरेक्शन को कुछ ऐसे बना सकते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। पॉजिटिव से बाहर की तरफ भी निकलती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ भी मूव कर रही है। ओके, सो ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्टीन्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रही,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्टीन्यूस है, इट मीन्स फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को भी हमें कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा। ओके, सो रीज़न वही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टीन्यूस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कॉन्टीन्यूस, फील्ड लाइन्स भी कॉन्टीन्यूस होंगी और वो ब्रेक नहीं होंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है वो कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो रीज़न लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टीन्यूस सिंस electric field is continuous at every point, so the field lines has to be continuous। और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। सो सेकंड पार्ट यही है क्वेश्चन का, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। सो देख लेते हैं बी पार्ट। सो सपोज करो इसका हम उल्टा लेके चलते हैं कि फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। हमने सपोज किया कि फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं और फील्ड की, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। सो अगर यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इट मीन्स एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन सकते हैं। ओके, और टेंजेंट हमें शो करता है डायरेक्शन। सो इट मीन्स एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसका रीज़न हम लिख सकते हैं नाउ, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर because at the point of intersection there are two tangents it means there is two value of electric field at one point, which is not possible. Hence electric field lines cannot cross each other. Hence two electric field lines ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज द 1.8। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in a vacuum। वैक्यूम में हमने दो चार्जेस को रखा, QA is equal to 3, पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। सो आंसर गिवन क्या है, दैट इज QA is equal to 3 into 10⁻⁻6 कूलम एंड QV is equal to -3 into 10⁻, इट मीन्स चार्जेस सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। सो कूलम एंड लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, सो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ द 20 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ द 20 into 10⁻⁻2 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। सो डायरेक्शन तो हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो यहाँ पे सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो वो दे रखा है, QA इज इक्वल टू 3 into 10⁻6 कूलम एंड QB की वैल्यू दे रखी है दैट इज -3 into 10⁻⁻6 कूलम। तो दोनों फोर्सेस यहाँ पे कितनी लगेंगी। सो अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 into 10⁻⁻2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 10 into 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो ये भी डिस्टेंस जो है वो 10 into 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। सो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में है वो ऐड हो जाएगी, दैट इज़ द E इज इक्वल टू E1 +
E2 सपोज कर लिया, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बराबर हैं जितना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों चार्जेस का, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो मैं E1 और E2 को सिंपल E1 बराबर मान के चल रहा हूँ दोनों को। सो मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, बस अभी आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, द वैल्यू ऑफ Q इज़ 3 इंटू 10⁻6 अपॉन द वैल्यू ऑफ R इज़ 10। सेंटर में कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे पहले 3 जो बेसिस हैं उनको सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। सो 10⁻9 प्लस यहाँ पे -6 है, सो यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। तो ये -4 ऊपर गया तो ये +4 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ द 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। सो 54 इंटू 10⁻, यहाँ पे बच गया +3, ये आ गया ऊपर +4 और ये आ गया -2। तो ये आ गया दैट इज़ द 54 इंटू 10⁻4 + 3 7 एंड 7 - 2 इज़ 6। तो ये प्लस का 6 आ गया। सो द आंसर इज दैट इज ओके, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। तो इसको मैं अगर मैं पॉइंट में लिखूँ सो ये बन गया 5.4 इंटू 10⁻5। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो ये आ जाएगी न्यूटन कूलम -1। सो ये तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड पार्ट के लिए स्पेस नहीं बचा। ओके, यहाँ पे है स्पेस, तो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट इज इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 into 10⁻9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by test charge? So हमें पता है फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बी पार्ट में फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q0E, वेयर Q0 इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। सो वैल्यू ही पुट करनी हो बस, और बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। फिर 1.5 इंटू 10⁻⁻9 ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे रखी है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली 1.4 इंटू 10⁻6। ओके, सो 5.4 इंटू 1.4 हमें करना है। सो ये आ गया दैट इज 8.1 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 6 से आ गया 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.9 को सॉल्व करते हैं। A system has two charges, QA is equal to 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QV is equal to -2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at points so 0 0 -15 coulomb centimeter and V is equal to 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charges and electric dipole moment of the system? So हमें total charge find out करना है and electric dipole moment find out करना है सिस्टम की। सो यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये जेड एक्सिस पे दे रखे हैं। सो बना लेते हैं पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे दिस इज 0 0 एंड +15 आएगा, सो सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जेड एक्सिस बना रहा हूँ, सो 0 0 -15 सेंटीमीटर।
ओके, सो सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, दैट इज़ द क्यू ए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड क्यू वी पर यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है, दैट इज़ क्यू वी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो द नेट चार्ज कितना हो गया, दोनों को हम ऐड करेंगे। सो नेट चार्ज दैट इज़ द क्यू विच इज़ द सम ऑफ क्यू ए प्लस क्यू बी। सो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो नेट चार्ज हो गया वो 0 हो गया। ओके, सो एंड नेक्स्ट पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सो सपोज करो दिस इज द पार्ट ए, पार्ट बी। सो पी इज इक्वल टू 2QL, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ओके, सो 2QL। सो चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ द 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 एंड 2L इज़ द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 30 सेंटीमीटर बन गया 0.3 मीटर। सो यहाँ पे लिख दिया 2L की जगह 0.3। इसको L को नहीं लिखना है 0.3, 2L को कंप्लीट 0.3 लिखना है। ओके, सो एक्चुअल डिस्टेंस 2L को हम ही लेके चलते हैं, ये एक सिंगल वैल्यू है 2L, सो 0.3। तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर। सो पहले ही लिख लेते हैं, पी की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज़ द डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर, अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो डायपोल जो है वो 30 डिग्री में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू है दैट इज़ द 30 डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴ NC-1। यूनिट से क्लियर हो रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द 5 इंटू 10⁻⁴ NC-1। सो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। सो टॉर्क दैट इज़ द P क्रॉस E, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं क्रॉस को यहाँ से हटा दूंगा, सो टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ P इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁻19, द वैल्यू ऑफ E इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁴, एंड साइन थीटा की वैल्यू दैट इज़ द साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है दैट इज़ द 1/2। सो साइड में लिख लो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो ये आ गया, दैट इज़ 4 इंटू 5 इंटू 1/2 इंटू बेसिस को मैंने अलग से ही लिख लिया 4। सो ये कैंसिल हो गया। सो 10 इंटू 10⁻⁻5। सो ये आ गया, दैट इज़ द 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.11। Polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम। Estimate the number of electrons transferred। सो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो आंसर लिख लेते हैं, पार्ट ए सॉल्व करना है पहले। सो वी ऑलरेडी नो, सो राइट डाउन, वी नो दैट Q is equal to Ne, that is the quantization of charge। So estimate the number of electron means हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n इज इक्वल टू Q अपॉन E। सो Q की वैल्यू दे रखी है, E की हमें पता है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो 3.2 इंटू 10⁻⁻7, ये तो ऑलरेडी गिवन है,
अपॉन ई की वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन ले लें क्योंकि यहाँ पे दे रखा है विद नेगेटिव चार्ज, सो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बन गया, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 19। सो ये आ गया n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻19 इज 12। सो आंसर इज दिस। So next part is there is a transfer of mass from boule to polythene? क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा? सो यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन का तो मास भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बट हाँ मास तो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो बी पार्ट का आंसर लिख लेते हैं, दैट इज द यस। बट द नेग्लिजिबल अमाउंट, बिकॉज mass of an electron is very very small, that is कितना मास ट्रांसफ़र होगा, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू एन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁻12। ये जो वैल्यू हमने लिखी, जो टोटल मास कितना ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ 1.82 इंटू 10⁻18 kg, इतना मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1.12 लिख लेते हैं। 2 insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter। तो आंसर में जो गिवन है, सो आर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ द 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लो मीटर में, सो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5। सो क्यू ए और क्यू वी की वैल्यू दे रखी है, सो Q1 से लिखते हैं, Q1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सो रिपल्शन इट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तभी तो, या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं तभी तो दोनों में रिपल्शन हो रहा है। सो फोर्स निकाल लेते हैं। सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू आ गई 6.5 इंटू 10⁻7, Q2 की वैल्यू भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज़ द 50 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। सो कैलकुलेशन पार्ट, सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू को अलग करो और जो जिनके बेस सेम है उनको अलग लिखना है। सो 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻9 इंटू 10, यहाँ पे लिख लेते हैं -7 एंड -7 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4। सो ये आ गया, दैट इज़ द, यहाँ पे भी मैंने पॉइंट को हटा दिया। सो 9 इंटू 50 9 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 10⁻7 14 एंड ये बच गए -5, ये ऊपर आ गया +4। जब मैं इसको भी न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा और यहाँ पे आ गया 50 इंटू 50। ओके, सो इसको भी मैं अलग से लिख रहा हूँ, दैट इज़ द 9 इंटू ये 5 10 से कट गया, सो 13, और ये भी 10 से कट गया तो ये 13। सो ये आ गया, दैट इज़ 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻1, और ये भी ऊपर चले गए तो यह बच गया, दैट इज़ द -2। तो सॉल्व करेंगे, 13 13 169 9 इंटू 169 इंटू 10⁻⁻3। ओके, सो 169 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81, सो 1 आ गया 8, 54 प्लस 8 62, सो ये आ गया 9 6 15। सो ये आ गया 1521 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आ गया, दैट इज़ द 1.5123। ओके, इंटू 10⁻⁻3
आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ करी है। सो देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको रिवाइज करते हैं। 1.5 इंटू 10⁻123, 1.5 ये आंसर आ गया। ओके, एक बार फिर से ये देखना पड़ेगा न्यूटन में। सो ये आ गई फोर्स की वैल्यू। सो यहाँ पे हमने 9 इंटू 10⁻9 ठीक लिखा है, 6.5 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन जब करी तो ये आ गया 15 टू 20। हाँ, यहाँ पे जब हमने पॉइंट्स को हटाया तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई नहीं किया था। सो 10 इंटू 10 यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई होगा। सो अब ये जब ऊपर गया तो यहाँ पे बस यहाँ पे -2 एक और हो गया, तो यहाँ पे बच गया -5 एंड यहाँ पे बच गया -5 और 1 2 3 पॉइंट गए, तो ये बन गया 10⁻2। अब आंसर ठीक है। सो 10⁻2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount? अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं एंड डिस्टेंस को हाफ कर दूं तब क्या होगा, तो देख लेते हैं। सो वी ऑलरेडी नो, एफ डैश निकाल लेते हैं। सो 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इंटू अब चार्ज को मैंने डबल कर लिया, दैट इज़ द 2q1 इंटू 2q2, और डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, दैट इज़ द r/2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज़ द 2 2 4, तो ये आ गया 4 इंटू बाकी चीज़ तो सेम है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r² अपॉन 4। तो ये 4 ऊपर गया तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 16। तो ये बन गया 16 और इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r²। तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये तो f की वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली वो ये निकाली। सो 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻2। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0.24 न्यूटन। सो नो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट पार्ट इज, suppose the sphere A and B in question number 1.12 have identical size। तो दोनों को सपोज कर लिया कि दोनों के साइजेस बराबर हैं। अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। तो एक अनचार्ज स्फेयर जिसका साइज भी सेम है वो हम फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में लेके आए, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, और सेकंड के कॉन्टैक्ट में लेके आए, पहले फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में फिर सेकंड के कॉन्टैक्ट में, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ, और उसके बाद दोनों को रिमूव कर दिया गया। सो व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी? तो देख लेते हैं। सो पहले तो हम ये देख लेते हैं। सो पहला जो चार्ज निकला तो वो कैसे आएगा, दैट इज़ द क्यू ए के कॉन्टैक्ट में क्यू सी को लाया गया और डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस तो हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, सिमिट्री के कारण जितना ए पे चार्ज था उसने आधा जो है वो सी को दे दिया, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को इसके चार्जेस को ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, तो मतलब दोनों के पास फिर हाफ हाफ चार्ज है। सो इसके पास तो चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास चार्ज है, तो 6.5 इंटू 10⁻7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, इसके पास चार्ज था, और ये जो था वो हमने लिखा कि अनचार्ज है, तो इसके पास पहले रखा तो डिवाइड बाई 2 किया, तो आंसर आ गया दैट इज़ इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻7 कूलम। डन। सो अब सी पर ये वाला चार्ज आ गया। अब मैंने इसको उठाया और जो मेरे पास स्फेयर था बी उसके पास रख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ द क्यू वी डैश इज इक्वल टू क्यू बी प्लस ये वाला चार्ज, दैट इज़ द क्यू डैश ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये वाले चार्जेस को दोनों को ऐड कर दिया, तो क्यू बी पे भी सेम चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सिमिट्री के कारण दोनों चार्जेस हाफ हाफ हो जाएंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 4.875
इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये मेरे पास आ गया Q डैश V की वैल्यू, Q डैश A और Q डैश V मिल गया। अब मुझे निकालना है दोनों के बीच का फोर्स। देन फाइनली रिमूव फ्रॉम इट व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश A Q डैश B अपॉन R स्क्वेयर। So that is 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू द वैल्यू ऑफ Q डैश A इज 3.25 × 10⁻7। द वैल्यू ऑफ Q डैश B इज 4.875 × 10⁻7 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर दैट इज़ द 50 × 10⁻2 का स्क्वेयर। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो ये बन जाएगा दैट इज़ द 9 × 3.25 × 4.875 इंटू 10⁻9 - 7 अपॉन 50 × 50 × 10⁻4। ओके, सो ये बन गया दैट इज़ 9 × 325 अपॉन, जब मैंने यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 आ गया, इंटू यहाँ पे भी पॉइंट हटाए तो 1000 आ गया, इंटू 4875 × 10⁻14 और ये बन गया -5 इंटू 50 × 50 × 10⁻4। इसको लिख लेते हैं, स्पेस कम है तो थोड़ा मैं टाइट करके इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। सो 9 × 3 to 5 इंटू 4875 इंटू 10⁻5 -4 और ये 10 यहाँ से भी ले लिया मैंने। सो ये बन गया -2 और यहाँ पे क्या बचा दैट इज़ द ओके 1000 यहाँ पे भी थे। सो चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, इंटू 5 × 5। सो ये कट गया यहाँ से। So next step that is the 9 × 13 × 4875 into 10⁻4 एंड ओके ये -4 था तो ये ऊपर जाके +4 होगा, तो ये बन गया -1 एंड -3। सो -3 एंड यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाएगी -3 -5 तो ये आ जाएगा दैट इज़ द 117 × 4875 इंटू 10⁻8। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4875 इंटू 117। तो ये आ गया हमारे पास दैट इज़ द 570,375 इंटू 10⁻8। तो 1 2 3 4 5। सो 5 के बाद पॉइंट लगेगा, सो 5.7 इंटू 10⁻, यहाँ पे बच गया दैट इज़ -3। तो फोर्स निकाली दैट इज़ इन न्यूटन। सो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फिगर शोज tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field। so uniform electrostatic field ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे हमने 3 चार्ज पार्टिकल रखे हैं। सो गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। सो यहाँ पे बताया कि कौन सा जो पार्टिकल है, पहले तो हमने साइन बताने हैं किस चार्ज पे कौन सा साइन है, और दूसरे पे बताना है कि कौन सा जो चार्ज है किस चार्ज पे किस पे हाईएस्ट चार्ज है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। ओके, सो ऑलरेडी नो पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो
अगर पॉजिटिव की तरफ कोई चार्ज यहाँ पे देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। सो नेगेटिव चार्ज ऑन 1। ओके, ये भी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव ही तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो नेगेटिव चार्ज ऑन सेकंड। ओके, एंड ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ये वाला चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। सो ऑब्वियसली बात है, जो चार्ज इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका ही चार्ज टू मास रेशो मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं, सो चार्ज थर्ड जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, ये उतने ज़्यादा डेविएट नहीं हो रहे, तो इट मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम है। सो वी कैन राइट दैट इज़ द पार्टिकल 3 गेट्स मैक्सिमम deflection, so it has highest charge to mass ratio. Okay, so this question is clear. Next question solve करते हैं। Consider a uniform electric field E 3 into 10 to power 3, डायरेक्शन दे रखी है अलॉन्ग आई, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, दैट इज़ द 3 into 10 to power 3। सो क्वेश्चन यहाँ पे दो पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द फ्लक्स of this field through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to the बाइजेट प्लेन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक प्लेन रखा हमने बाइजेट प्लेन। सो वी ऑलरेडी नो। सो इसको एक कंडीशंस को देख लेते हैं। सो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और बाइजेट प्लेन को हमने ऐसे रखा है। ओके, सो पहले तो जो प्लेन है उस पर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो वी ऑलरेडी नो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे आ गई? सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनाए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आ गई। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, इट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 बन रहा है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो वी ऑलरेडी नो फ्लक्स की फॉर्मूला होता है दैट इज़ द ई डॉट डी एस, दैट इज़ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0, सो इट इज़ 1। सो यहाँ पे हम ई डी एस की वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 into 10⁻³ एंड डी एस की वैल्यू आगे दैट इज़ द 10 सेंटीमीटर। सो ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ द 10 into 10⁻², क्योंकि ये सरफेस है तो इंटू 10 into 10⁻²। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया दैट इज़ द 3 into 10⁻3, बेस सेम तो पावर ऐड, -2 +1 +1। सो 3 into 10⁻² -2 -4, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो 3 - 2 इज़ 1। सो 3 into दैट इज़ द 3 into 10, सो ये आ गया दैट इज़ 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। सो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60। अगर एंगल 60 बन रहा है तब हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे कर लेंगे दैट इज़ द, तो आंसर तो सेम ही आएगा, तो फिर से कर लेते हैं चाहे। सो 3 into 10⁻3, ये बी पार्ट का आंसर है। सो फ्लक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 into 10⁻3। सो 10 into 10⁻² into 10 into 10⁻², और एंगल आ गया cos 60 जो कि होता है दैट इज़ 1/2। सो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर 30 आया था, तो 30 into 1/2। सो ये आ गया दैट इज़ 15 and m2 c - 1। So I hope now this question is clear.
Next question is, what is the net flux of the uniform electric field of problem 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? So क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रॉब्लम 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ओके, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. सो इसका आंसर तो सिंपल सा है. द टोटल फ्लक्स इज जीरो बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग टू द क्यूब इज इक्वल टू द टोटल फील्ड लाइन एग्जिटिंग और कमिंग आउट ऑफ द क्यूब. सो आंसर लिख लेते हैं इसका जीरो बिकॉज number of field lines entering the cube is equal to number of field lines coming out of the cube. So this is answer of question number 1.16. okay, question next एक बार देख लेते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1.17. careful measurement of the electric field at the surface of the black box indicates that the net upward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 Nm2 पर कूलम. सो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ फाई की वैल्यू दे रखी है. सो आंसर लिख लेते हैं. फाई दे रखा है, दैट इज़ द 8 इंटू 10 टू पावर 3 Nm² पर कूलम. वट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स. सो हमें सिर्फ चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम. सो वी ऑलरेडी नो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मुझे निकालना है. सो यहाँ से आ गया क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो फाई की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 टू पावर 3. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी वी नो, दैट इज़ द 8.854 इंटू 10 टू पावर -12. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ द 70.8 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम. ओके, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द 0.02 माइक्रो कूलम. यहाँ पे नैनो कूलम आएगा. तो यहीं तक ही करो, यहाँ तक ठीक है. (70.8 into 10 to power -9 coulomb. Next question is, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box, और why or why not? So इसका मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्लक्स जो है वो ज़ीरो निकल रहा है तो अंदर चार्ज नहीं होगा. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंदर चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं. जैसे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. ओके, ये हमने चार्ज की वैल्यू निकाली. तो बी पार्ट देख लेते हैं. इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर ज़ीरो, अगर नेट फ्लक्स बाहर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो वो चार्ज नहीं रखा. तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. तो आंसर है नो. क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज हो सकता है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. सो इट कैन नॉट बी सेड सो बिकॉज there may be equal number of positive and negative elementary charges inside the box.
Okay, so this is the answer of the next question. Question number 1.18. A point charge 10 microcoulomb is a distance of 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वेयर. तो स्क्वेयर के ऊपर एक स्क्वेयर बना रखा है. सो उसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है. एज शॉन इन द फिगर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वेयर. सो हिंट, थिंक द स्क्वेयर एज एन फैक्ट ऑफ ए क्यूब. तो स्क्वेयर को हमने क्यूब पहले सपोज कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है. तो इसको पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो वी ऑलरेडी नो, ये तो क्यूब का एक फेस हुआ और क्यूब पे तो टोटल 6 फेस होते हैं. तो अगर हमें एक ही फेस से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है वो निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है. आंसर लिख लेते हैं. आंसर, सो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि नेट फ्लक्स होता है. ओके, लेकिन हमें निकालना है ओनली, सपोज करो ये है ए बी सी डी, फ्लक्स ओनली फ्रॉम ए बी सी डी, दैट इज द स्क्वेयर. तो वो आ जाएगा सिर्फ एक फेस से 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 इंटू वैल्यू ऑफ क्यू इज गिवन, दैट इज ये देखिए 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12. सो इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया 10⁻⁻5, और यहाँ पे ऊपर ये गया तो ये +12 बन गया, और ये बन गया 8.854. तो ये बन गया 1.6 एंड ये बन गया 10⁻+7 अपॉन 8.854. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.18. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1.19. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface, that is 9 centimeter on the edge. What is the net electric flux through the surface? सो आंसर लिख लेते हैं. सो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. सो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है. सो वी ऑलरेडी नो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 क्यू की वैल्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12. सो ये आ गया, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12 अपॉन 8.854. सो ये आंसर आ गया 2 इंटू 1000 अपॉन 8854 इंटू 10⁻6. तो यहाँ से एक ज़ीरो और ले लिया, तो ये बन गया 20,000 अपॉन 8854 इंटू 10⁻5. सो फ्लक्स की वैल्यू आ गई. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.26 इंटू 10⁻5. सो फ्लक्स का यूनिट है Nm2C-1. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अ पॉइंट चार्जेस कॉज ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of 10 centimeter radius centered on the charge. So if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? पहले condition लिख लेते हैं. So answer is फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, दैट इज द -1 इंटू 10⁻³
nm2 per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter. So distance दे रखा है 10 centimeter, radius center of the charge. If the radius of the Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? तो फ्लक्स तो सेम ही पास करेगा क्योंकि फ्लक्स सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सरफेस चाहे उसका जितना भी साइज बढ़ा दो तो सरफेस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता. सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द चार्ज enclosed by Gaussian surface and independent of the size of the Gaussian surface. Okay, so I hope this is clear. So next question solve करते हैं. What is the value of the point charge? So B part, we already know phi is equal to Q upon epsilon naught. So Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. Q is equal to phi into epsilon naught. So phi की वैल्यू दे रखी है, that is the 1 into 10 raised to power 3 with minus sign है. So 8.854 into 10 raised to power minus 12. ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, दैट इज़ द 8.85 विद माइनस 5 इंटू 10 raised to power minus 9 कूलम. So okay, this is clear. Now next question is 1.21. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? So we already know electric field कैसे कैलकुलेट करते हैं. E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 raised to power 9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. सो हमें तो सिर्फ क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो क्यू इज इक्वल टू ये आ गया, दैट इज द ई आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 raised to power 9. सो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 20 इंटू 10 raised to power minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 raised to power 9. सो ये आ गया, दैट इज़ द 1.5 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 raised to power minus 4 अपॉन 9 इंटू 10 raised to power 9. सो विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 raised to power minus 4 प्लस 3 माइनस 9 अपॉन 9. सो ये 3 माइनस 4 एंड ये ऊपर गया न्यूमरेटर में तो माइनस 9. सो यहाँ से पॉइंट भी हटा लिया. सो 15 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 9 इंटू 10 raised to power ये बन गया माइनस 10. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 15 हटाए तो यहाँ पे एक 10 यहाँ पे भी आ गया. सो 10 से ये कैंसिल हो गया. ओके, सो ये बन गया 15 इंटू 20. सो 15 इंटू 2 कर लेते हैं इंटू 10 raised to power एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड हुई तो ये बच गया सिर्फ माइनस 9 अपॉन 9. सो 30 अपॉन 9 इंटू 10 raised to power minus 9. सो 3.33. ओके, सो ये आंसर आ गया, दैट इज़ 3.33 इंटू 10 raised to power minus 9. एक और इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं. सो 1.5 इंटू 10 raised to power 3 20 इंटू 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर 9 इंटू 10 raised to power 9. सो ये आ गया, दैट इज़ द 1.5 10 raised to power 3 20 इंटू 20 इंटू 10 raised to power minus 4 एंड इंटू 10 raised to power 9. सो 1.5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 raised to power minus 4 plus 3 and minus 9.
ओके, सो 15 और 10 यहाँ पे आ गया, इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻, ये बन गया -10। सो 15 इंटू 2, यहाँ पे 21 बच गया था, इंटू 20, ये वाला 20 हमने नहीं लिखा। ओके, सिर्फ ये वैल्यू ऐड कर दी, बट यहाँ पे 2 तो आएगा। सो ये आ गया इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू 3.3, तो ये बन गया 6.66 इंटू 10⁻⁻⁹। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो ये आ गया चार्ज की वैल्यू। सो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, तो इनवर्ड है इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा। ओके, सो अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80.4 microcoulomb meter square. Find the charge on the sphere. So आंसर लिख लेते हैं पहले तो। गिवन conducting sphere of 2.4 meter diameter. So diameter is given, that is the 2.4 meter. Surface charge density means सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 80.4 माइक्रोकूलम मीटर स्क्वायर। सो इसको चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ 80.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम m-2। एंड डिस्टेंस को अगर दिस इज़ द डायमीटर, हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगा। सो ये आ गया, दैट इज़ द 1.2 मीटर। सो क्यू की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ सिग्मा इंटू 4πr²। तो वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू है 80.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4πr²। इसकी वैल्यू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया 804/10 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे कैंसिल होने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। सो 22 इंटू 4, दैट इज़ द 88 इंटू 1.2 इंटू 1.2, दैट इज़ द 144, तो 1.44। तो ये भी पॉइंट हटा दिया मैंने, तो डिवाइड बाई 100 यहाँ पे आ गया। सो 804 इंटू 88 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻6 एंड -1 एंड -2। सो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 804 इंटू 88 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻9। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ 1.5 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻3 कूलम। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1। सो ये तो चार्ज आ गया, अभी फ्लक्स निकालना है सेकंड पार्ट में। सो व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट की। ओके, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 12 अपॉन 8.854, तो ये आ गया 1.5 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻+9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1। Okay, so next question. An infinite line charge produces a field
of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें आता है, दैट इज़ द इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो इसको 4, क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें नहीं आती, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देंगे। सो ई इंटू यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 4 बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर। सो ये बन गया, दैट इज़ द ई। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दैट इज़ द 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। सो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू आर। सो ई की वैल्यू और आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। सो ई की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 4, आर की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9। सो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा सो ये आ जाएगा 10 टू पावर 4 इंटू 2/2 इंटू यहाँ पे पॉइंट हटाए तो 100 आ गया इंटू 10 टू पावर 9। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई तो यहाँ पे 10 टू पावर 2 बचा। और ये जब ऊपर गया तो 10 टू पावर -9 बना, तो बेस सेम पावर ऐड हो गई तो ये बना 10 2 -9। सो 10 टू पावर -7 कूलम -1। सो ये तो आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। सो ये NCERT एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू।